हमारा एंजाइमोलॉजी वाला पार्ट हो गया जिसमें बेसिक एंजाइमोलॉजी की हमने बात करी थी। अब हम बात करने वाले उसके क्लिनिकल एक्सपर्ट की। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है। इसका टॉपिक आपको मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे जाके जरूर पढ़ेंगे। या यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि फिर आपको आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको जरूर पड़ेगा, ये इसको अवॉइड अनअवॉइडेबल चीज़ है ये पूरे एमबीबीएस में। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहले मैं बायोमार्कर्स की बात करूंगा, जो कि चीज़ें चीज़ें डिजीज़ को बताएंगे कि कौन सी चीज़ में कौन सा एंजाइम एलिवेटेड रहेगा। फिर मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट के रूप में। तो ये दो चीज़ें आती हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ जो दो मेन जो टॉपिक रहते हैं हमारे, तो कार्डियोलॉजी और एक हेपेटिक वाला, उसके रिलेटेड चीज़ें की। तो सबसे पहला आता है हमारा कार्डियक मार्कर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई से भी ऐसे ईयर नीड इस पे से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसलिए इसकी तो याद रखना बिल्कुल जरूरी का मतलब जरूरी है। कार्डियक मार्कर आप कौन सी कंडीशन में देखेंगे? जब कोई कार्डियक कंडीशन होगी तभी आपको देखेंगे उसको। तो कार्डियक कंडीशन में क्या क्या आपको लक्षण मिलेंगे? चेस्ट पेन मिलेगा, सिंपल सी बात है, पाल्पेशन वगैरह जो रहती हैं। और जो मेन इसमें डिजीज कौन कौन सी रहेंगी, एक तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह रहेंगी। और कौन सी रहेंगी? हार्ट फेलियर वगैरह वाली कंडीशन में ईसीजी चेंज आ रहा है। इस तरीके से वेसल्स की नैरोइंग हो रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। ये सारी चीज़ें जब घटना होंगी हार्ट के अंदर, तब हम उसको किससे रिलेट करेंगे? इस तरीके से कार्डियक कंडीशन में। और कार्डियक कंडीशन में जो एक बायोकेमिस्ट्री वाला आदमी क्या देखेगा? एक तरीके से कार्डियक मार्कर को देगा। तो अभी अब ईसीजी या और जो चीज़ें होती हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो और जो मेडिसिन वाले हैं आदमी हैं उसके लेवल की चीज़ है। अभी हम एक बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर है, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कार्डियक डिजीज होगी तो उसमें क्या देखा जाएगा? इस तरीके से कार्डियक मार्कर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, मेरे से भी पूछा गया था वाइवा में कार्डियक मार्कर्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्डियक मार्कर्स में कौन कौन सी डिजीज में देखते हैं, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखते हैं। दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन दो कंडीशंस में देखा जाएगा इन चीज़ों को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब होता है? जब एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर विंसेंट एंजाइना होता है, जिसमें को वेसल्स का स्पान हो जाता है या फिर वेसल्स की नैरोइंग हो जाती है रिफ्लक्स के रूप में। इस तरीके वो हो जाता है विंसेंट एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, एसटीएमआई, नॉन एसटीएमआई। इसके बारे में डिफ्रेंशिएट हम आगे चल के करेंगे इनको। एमआई के बारे में ध्यान रखना चल रही है, जब एमआई जब से दिखने लग जाएगा तो कार्डियक मार्कर दिखने लग जाएंगे। जैसे अब देखिए एंजाइना जो होगा, एंजाइना में और एमआई में क्या अंतर आएगा? क्योंकि होने को तो सिंपल सी बात है, उसमें भी या ईसीजी चेंज तो उसमें भी दिखने लग जाते हैं, एंजाइना में भी, एमआई में भी दिखते हैं। तो अंतर क्या आता है? तो अंतर ये आता है कि जो एमआई है उसमें सिंपल से तो कार्डियक मार्कर नहीं देंगे। कार्डियक मार्कर है वो स्पेसिफिक है एमआई का, वो एंजाइना का स्पेसिफिक नहीं है। वो एक तरीके से स्पेसिफिक है एक तरीके से एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, तो इसलिए वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ही दिखेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एंजाइना में जो है कार्डियक मार्कर नहीं दिखते, वो केवल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिखते। तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये एक तरीके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया इस तरीके से आपको, जो कि कार्डियक मार्कर किस में दिखेंगे? एमआई में ही दिखेंगे। ये चीज़ है। अब इसलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना मेन बात करके चल रहे हैं कौन कौन से हमारे कार्डियक मार्कर रहते हैं, और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम कैसे कैसे उनमें पढ़ सकते हैं, उसका लेवल कब कब बढ़ता है, कब कब नीचे जाता है। सबसे पहले हमारा कार्डियक मार्कर आता है, होता है क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज के भी बहुत सारे आइसो एंजाइम होते हैं। तो इसके आइसो एंजाइमों में हम किसके बारे में बात करेंगे? मायोकार्डियल की। तो सी के एम बी की बात करेंगे। तो सी के एम बी यानी कि मायोग्लोबिन वाला कार्डियक क्रिएटिनिन काइनेज, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका लेवल एलिवेटेड कब हो स्टार्ट हो जाता है? तो ये ध्यान रखना 4 से 6 आवर के बीच में एलिवेटेड हो जाता है। किताबों में 3 से 6 दे रखा है, मैं चाहता हूँ कन्फ्यूजन नहीं हो।
इसलिए 4 से 6 आवर है, तो 4 से 6 आवर के बीच में इसका एलिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा नॉर्मल कितने टाइम में जाता है, तो ये 3 से 4 दिन में इसका वैल्यू है वो नॉर्मल हो जाती है। जिससे कि नॉर्मल कितना, इसमें इसकी वैल्यू नॉर्मल हो जाती है। पीक ये पहुंचता है इस तरीके से, पीक मैं बात करूँ 18 से 24 घंटे के बीच पहुंच जाता है। तो इस तरीके 4 से 6 घंटे के बीच में डीजे बताया, तो इस तरीके से अर्ली मार्कर हो गया। और सिंपल सी बात है, ये स्पेसिफिक मार्कर भी हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके स्पेसिफिक है, एंजाइमेटिक है। तो इसलिए स्पेसिफिक हो गया और एंजाइमेटिक मार्कर हो गया। और वैसे काफ़ी सारे बच्चे कुछ जितने भी वो नॉन एंजाइमेटिक रहते हैं। खाली यही एक का मार्कर है जो एक एंजाइमेटिक मार्कर रहता है। तो ये भी एक एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है कि और जो मार्कर होते हैं जिसमें काफ़ी सारे हम यूज कर सकते हैं, जैसे तरीके से ट्रोपोनिन हुआ, कोपोनिन के भी दो आते हैं, ट्रोपोनिन आई टी वगैरह, इसको यूज करके इसका सी के एम भी ऑप्शन बना सकता है, बहुत सकता है कि कौन सा एंजाइमेटिक मार्कर है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सी के एम एंजाइमेटिक मार्कर है। और उसके अलावा एल डी एच हमने पढ़ा था, एल डी एच में भी एल डी एच बनाएगा जो कि एक एंजाइमेटिक मार्कर रहता है इस तरीके से, किसका, हमारे कार्डियक मार्कर्स में, कार्डिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मार्कर रहता है इस तरीके से इसमें। ये चीज़ है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी इसमें कि इसका जो लेवल होता है बहुत नीचे, जल्दी नीचे चला जाता है, इसका 3-4 दिन में चला जाता है। बाकी के जो जितने भी मार्कर हैं उसका लेवल रहता है कम से कम 14-15 दिन तक ऊपर। तो इस तरीके से इससे हमें क्या पता लगती है, इससे हमें पता लगती है, जैसे मैं 3 से 5 दिन में मैंने कल बताया, 2 से 3 दिन में ही नीचे चला जाता है इसका। तो 2 से 3 दिन में इसका लेवल जब नीचे चला गया तो इससे क्या पता लग रही है, इससे हमें पता लग रही है कि ये एक री इन्फेक्शन का भी मार्कर है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे ही री इन्फेक्शन दिखने लग जाएगा तो सिर्फ फिर से ही मार्कर रिलीज होने लग जाएंगे। जैसे ही मार्कर रिलीज कैसे होते हैं, जब भी मार्कर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रक्शन जैसे स्टार्ट हो जाता है तो वो सेल्स में से जो अंदर जो प्रोटीन वगैरह रहे होते हैं, एंजाइम रहे होते हैं, वो रिलीज होने लग जाते हैं बॉडी में, जिसके कारण उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे इसकी बात करें, चलो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है जैसे 15 से 100 के बीच में, लेकिन ये उसके बाद बहुत तेज़ी से इसका लेवल पीक करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके लेवल। तो इसलिए इससे हमें पता लगती है कि कौन सा डिजीज है कि नहीं है। अब इससे ये भी है, इसका लेवल बहुत जल्दी नीचे चला जा रहा है इस तरीके से, तो क्या पता लग रहा है कि यदि इसका लेवल दोबारा बढ़ गया, इससे हमें पता लग रही थी कि री इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं उससे। तो इस तरीके से ये कार्डिक मार्कर ऐसा है जो री इन्फेक्शन को भी बता दे सकता है। ये चीज़ है। बाकी के काफ़ी और जो कार्डिक मार्कर क्रिएटिनिन काइनेज रहते हैं वो इस तरीके से मसल्स की डिजीज में भी आते हैं, उसमें ही बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सी के एम भी आप ध्यान रखना, ये केवल कार्डियक में ही बढ़ेगा, इसलिए ये है। फिर अब बात करके चलें और जी इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक जो आता है, या सबसे स्पेसिफिक जो कार्डिक मार्कर कहेंगे वो रहता है हमारा कार्डियक ट्रोपोनिन। कार्डियोट्रोपोनिन में बात करते चले तो मैन में दो कार्डियोट्रोपोनिन की बात करूंगा। एक होता है हमारा कार्डियोट्रोपोनिन आई और एक होगा हमारा कार्डियोट्रोपोनिन टी। कार्डियोट्रोपोनिन आई क्या होता है, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से एक्टोमायोसिन एटीपीएस इनहिबिटरी सब यूनिट को, और टी प्रेजेंट कर सकता है पॉलीमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट को। ये याद रखने वाली चीज़ है नहीं, मेन आप ध्यान रखना कार्डियक ट्रोपोनिन आई होता है और एक टी होता है, इसके दो टाइप रहते हैं इसमें, जो दोनों की दोनों डायग्नोज किए जाते हैं उसमें। कि कार्डियक ट्रोपोनिन समझ रहे हो कि एकदम कार्डियक का स्पेसिफिक है, ये कहीं से रिलीज नहीं होता है। बाकी और जैसे सी के है उनके आइसो एंजाइम को पहचानने में, तो आइसो एंजाइम को पहचानने में गलती भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे एक्टिविटी उनकी सेम रहती है। हम काफ़ी इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हुई या और विधियाँ हुई, उस एक्टिविटी उससे पहचान सकते हैं। मान के चले वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है
तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, हमें सी के एम हमें जब सिंपल सी बात है मार्कर का डिटेक्शन कर रहे हैं तो हमें सी के का पता लग रहा है नॉर्मल, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके तब पता लगेगा कि सी के एम भी बड़ा है कि कोई दूसरा सी के बड़ा है। तो इसलिए सबसे स्पेसिफिक रहता है क्योंकि ये केवल केवल कार्डियक में पाया जाता है। इसलिए जब ये लेवल बढ़ जाता है इस तरीके से कन्फर्म हो जाता है एक तरीके से कि वो सिंपल सी बात है उसे कार्डियक प्रॉब्लम है या कार्डियक में मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो ये एक तरीके से सबसे मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर रहता है इस तरीके से। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर आ गया इस तरीके से। कार्डियोट्रोपोनिन आई की बात करके चलें तो ये ध्यान रखना 4 आवर्स के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस तरीके से सी के एम बी से जस्ट पहले स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। तो ये एक तरीके से भी अर्ली है मार्कर इस तरीके सी के एम बी से, तो ये से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है सी के एम बी से और पीक कब पहुँचता है 14 से 18 घंटे तक। 14 से 18 घंटे तक पिक करता है और रहता कितने पे, नॉर्मल कितने पे होता है, 3 से 5 दिन में नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मलाइज। तो इसमें दिन में नॉर्मलाइज होता है। कार्डियोट्रोपोनिन टी की बात करके चलें तो ये इसके सी के एम बी के जस्ट बाद स्टार्ट होता है 6 आवर पे। और कब तक रहता है ये, एक तरीके से 72 घंटों में ये एक तरीके से पीक पे पहुंच जाता है। ये ध्यान रखना 72 घंटे काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कब तक एलिवेटेड रहता है, 10 से 14 दिन तक एलिवेटेड रहता है। 10 से 14 दिन तक एलिवेटेड रहता है तो इसलिए क्या पता लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये कि एक बार डिजीज क्योर भी हो जाए तो ये काफ़ी बार पॉजिटिव आता है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, ये काफ़ी बार पास्ट इन्फेक्शन को भी दर्शा देती है। क्योंकि सिंपल सी बात है 14 दिन में तो काफ़ी बार इलाज हो ही जाता है, काफ़ी बार आदमी का 3-4 दिन में इलाज हो जाता है। और ये 14 दिन तक यदि एलिवेटेड है तो इसे पास्ट इन्फेक्शन को भी बता देती है, इस तरीके से पास्ट इन्फेक्शन को भी बता देती है। तो ये तरीके से ये पैटर्न रहता है इसकी बात करके चलें। पास्ट मांगे पास्ट इन्फेक्शन को भी बता देती है। कार्डियोट्रोपोनिन आई होता है वही स्पेसिफिक रहता है। अब ये पूछेंगे कि 3 से 5 दिन में तो ये भी नॉर्मलाइज होता है, 2 से 3 दिन में होता है, तो इसको कौन यूज करते हैं हम इस तरीके से री इन्फेक्शन के रूप में। क्योंकि सिंपल सी बात जब एलिवेटेड होगा तो मेरे सिंपल सी बात है वो बात चली कि एक ये आइसो एंजाइम होते हैं वो देखने में तो लगते हैं कि ये एलिवेटेड हो रहा है वो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कार्डियोट्रोपोनिन आई और कार्डियोट्रोपोनिन टी में अब 4-5 दिन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा है। आपको ये पता लगाना कि कार्डियोट्रोपोनिन हकीकत में गिरा है आई तो वो पता लगाना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए हम री इन्फेक्शन के लिए हम ये ध्यान रखना सी के एम बी ए यूज़ करेंगे और मुझे स्पेसिफिक हमारे ट्रोपोनिन ही रहेंगे, चाहे वो आई हो टी हो। ज़्यादा स्पेसिफिक आई रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत में हमको आई बढ़ा हुआ मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है। फिर तो तीसरा मार्कर आता है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजन में मैंने चलो बीच में बता दिया था कि इसका स्पेसिफिक जो रहता है वो फर्स्ट वाला ही रहता है क्योंकि वही के कार्डियक सेल्स में पाया जाता है। और जो है बाकी बचे कुछ और सारी जगह पे पाए जाते हैं लैक्टेट के, आरबीसी, इधर ब्रेन, लिवर, मसल्स सब जगह पाए जाते हैं। जिसका सबसे स्पेसिफिक रहेगा वो रहेगा LDH1। और LDH1 को ध्यान देके डिफ्रेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, किसमें H की 4 सब यूनिट होती हैं, बाकी में H3M जैसे इससे नीचे चलेंगे H2 में H3M1, फिर H2M2, फिर H1M3, फिर M4। तो इस प्रकार का पैटर्न चलता है, थोड़ा सा याद करने में आसान होगा, पढ़ लीजिए एक बार। तो ये इस तरीके से H4 यूनिट रहती है, इसका नाम आसान डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। H4 यूनिट रहती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें से डायग्नोसिस में क्या काम आता है, ये किस चीज़ के डायग्नोसिस में, इतने लेट इन्फेक्शन के डायग्नोसिस में काम आता है। इसे लेट मार्कर रहता है और सिंपल स्पेसिफिक रहेगा, नॉन स्पेसिफिक रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। बाकी अब हम बात करते होते हैं थोड़े से नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स की। नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मार्कर आता है हमारा मायोग्लोबिन।
मायोग्लोबिन की बात करें तो जितने भी मार्कर हमने पढ़े थे उसमें सबसे अर्लीस्ट होता है ये। काउंटिंग हम इसलिए नहीं डालते इसको नॉर्मल में, क्योंकि अर्लीस्ट में तो जितना ही जल्दी हमें पता लग सके उतना बढ़िया रहेगा। काउंटिंग में हम नहीं डालते क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि ये मसल इंजरी में भी हमको मिल सकता है इसके लिए, तो इसलिए हम उसको नहीं डाल सकते। इसलिए ध्यान रखना ये अर्लीस्ट मार्कर रहता है। अर्लीस्ट मार्कर दिया, उसमें पूछा गया है खाली अर्लीस्ट मार्कर, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक से मतलब नहीं हो, ये ऑप्शन पे दिया हुआ तो आप इसके टिक करके आ सकते हैं। और क्या रहता है, SGOT एलिवेटेड रहता है हमारा, मिलता है कार्डिक वाली कंडीशन में, लिवर वाली कंडीशन में और कार्डिक वाली कंडीशन में मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, EST और ALT में थे, यदि लिवर डिजीज है तो ALT ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है, EST कार्डिक कंडीशन में भी भड़ा हुआ मिल सकता है, लेट रहता है, नॉन स्पेसिफिक रहता है, इस पर ज़्यादा कुछ खास काउंटिंग में आती नहीं है इसकी। फिर हम बात करने वाले हैं लिवर मार्कर्स की। लिवर मार्कर्स लिवर मार्कर में सबसे पहला मार्कर आता है हमारा इस तरीके से ALT, और इसका दूसरा नाम क्या होता है SGOT, SGPT, माफ़ कीजिए, SGPT होता है इसका नाम, दूसरा नाम ALT या SGPT इसके दूसरे नाम रहते हैं। नॉर्मल लेवल क्या रहता है, ये याद रखना, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है ये, पैथों में काफ़ी पूछी जाएंगे आपसे जब अगले साल आएंगे। इसका नॉर्मल रहता है इसका 13 से 35 तक, दोनों का एकदम एक बार आसपास ही रहता है। ध्यान रखना, कोई जब बढ़ता है तो इसका बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, 100-1000 तक पहुँच जाता है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। नॉर्मल लेवल गले में पता नहीं लगा पाते कि ये कि नॉर्मल कितनी है, तो ये ध्यान रखना, ये डबल डिजिट में है तो वो नॉर्मल ही रहता है लगभग, क्योंकि इसका जब बढ़ता है तो कम से कम ट्रिपल या 4 डिजिट तक में इसका नंबर पहुँच जाता है, इसलिए डबल डिजिट को काफ़ी बार नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसलिए इसके ये SGALT का इसका मार्कर रहता है, इसका नॉर्मल लेवल इसका ये रहता है। डिजीज जब भी होती है वो हेपेटाइटिस में, एक्यूट हेपेटाइटिस को बताता है, जिसमें इसका लेवल बहुत ज़्यादा 300 से लेकर 1000 तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने बताया तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और ये मोर स्पेसिफिक होता है। EST से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है कार्डियक डिजीज में भी बढ़ता था, जैसे मैंने बताया SGOT बताया था। AST जो कि उसमें सिंपल सी बात है कार्डियक कंडीशन में भी बढ़ रहा था, लेकिन ये सिंपल सी बात है केवल लिजिट डिजीज में ही बढ़ेगा, तो इसलिए मोर स्पेसिफिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही बात करिए चले, AST आता है हमारा, SGOT भी बोल देते हैं इसको कर लेने जगह। नॉर्मल लेवल इसका रहता है 8 से लेकर 20 के बीच में, इंटरनेशनल यूनिट ये चीज़ रहती है इसकी। एक मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस पर रेशियो पे, तो रेशियो ध्यान रखना, AST/ALT रेशियो, ये काफ़ी बार इससे पूछा जाएगा। तो जो डिजीज है नॉर्मल, जो लिवर डिजीज है, जिसमें मैंने बताया था कि कौन स्पेसिफिक रहेगा, ALT स्पेसिफिक रहेगा। तो अदर लिवर डिजीज के लिए बात करें, उसमें इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, यानी ALT ज़्यादा मिलेगा। देखिए एल्कोहलिक लिवर डिजीज है, उसमें इसकी वैल्यू 2 गुने से भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये मेन आपको मार्कर ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज की पहचान कैसे कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं अदर डिजीज से। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे कि आपको डायग्नोसिस लिखना होता है EST के, उसमें एल्कोहलिक लिवर डिजीज है ये कैसे पहचाना, तो आपको उससे पूछता है कि आप बता देते हैं कि EST ALT लेवल बढ़ जाएंगे, तो फिर उससे आपसे पूछा जाता है कि ये तो और डिजीज में ही बढ़ते हैं, फिर आप कैसे पहचान डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इस तरीके डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर मतलब डिफ्रेंशिएट करना और डिजीज से। तो इस तरीके से इसमें बता सकते हैं कि जो ALT होता है और जो डिजीज में ALT ज़्यादा बढ़ता है, बाकी की एल्कोहल है उसमें AST ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा मेन मार्कर रहता है इसका कि AST किस में ज़्यादा बढ़ेगा, इस तरीके से एल्कोहल लिवर डिजीज में बढ़ेगा। काफ़ी जगह ये रेशो उल्टा भी पकड़ा सकता है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि AST किस में बढ़ा हुआ मिलेगा, इस तरीके से एल्कोहल वाली लिवर डिजीज में, और ALT किस में मिलता है, नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज में बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर ये तो एक तरीके से जॉन्डिस में भी आ गया, हेपेटिक जॉन्डिस आ गया एक तरीके से। फिर हम बात करें नॉन हेपेटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की,
तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन पहचानने के लिए कौन सा मार्कर यूज आता है हमारा? एल्कलाइड फॉस्फेटेज। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में ध्यान रखने चलें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्कर रहता है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना कि ये हेपेटिक जॉन्डिस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है कि सिंपल सी बात है। वो काफ़ी बार जो पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है उसमें केवल उससे मार्कर को दिए होते हैं, ये सारे उसी से पहचानना होता है। वो सिंपल सी बात है, आपको और सिम्टम नहीं देगा कि क्ले स्टूल है कि नहीं है वो बार ये हर बार जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम वाले देंगे। और अभी भी तो आप एक पैथोलॉजिस्ट या फिर एक बायोकेमिस्ट्रीलॉजिस्ट है, आप मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं है, इसलिए आपको सिम्टम वो है वो नहीं देगा। आपको इसे रिपोर्ट के आधार पर ही पहचानना रहता है कि इस तरीके से उसको कौन सी डिजीज है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस में अंतर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि ये उसका मॉडरेट लेवल में इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये इसके नॉर्मल वैल्यू बताया था मैं, 40 से लेके 125 के बीच में रहती है। ज़्यादातर बताइए सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में नंबर रहता है इनका। तो इसके 44 से लेकर 150 मॉडरेट इंक्रीज यानी कि 2 से 3 गुना बढ़ गई। यानी कि हेपेटाइटिस में भी देखिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये अब मैं बताया जब बढ़ती है इनकी वैल्यू तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मतलब 100, 200, 250, 1000 इतने तक पहुँच जाती है। तो इसका मॉडरेट इंक्रीज है तो 2 से 3 गुना रहती है किसमें? हेपेटाइटिस में। और इसके अलावा और बात करें तो इसकी वैल्यू 10 से 12 गुना तक बढ़ जाती है किसमें? एक तरीके ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी में। ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी में मतलब जॉन्डिस भी आ जाता है, जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इस तरीके की वैल्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। फिर हमारा आता है इसका वो वैल्यू है 25 गुना हो जाती है, वो आ जाती है हमारे बोन्स पैथोलॉजी में। कोई पेन की पैथोलॉजी होगी जिसमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्टोमा, रिकेट्स, उसमें इसकी वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलती है। तो ये ध्यान रखना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से हेपेटाइटिस में भी बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज होते हैं उसमें ये ज़्यादा बढ़ता है, इस तरीके से वो पहुंच जाता है इस तरीके से 10 से 20 गुना तक, 10 से 15 गुना तक, और 25 गुने से भी ज़्यादा हो रहा है इस तरीके से। तो ये मान के चले आप पता ला सकते हैं कि ये एक तरीके से किस प्रकार की डिजीज है हमारे, एक तरीके से और बोन्स की डिजीज है। फिर ये मामला वहाँ से फिर लिवर तक सीमित नहीं रहता, फिर बड़े लेवल पर पहुँच जाता है इसका मामला। एक और लिवर मार्कर की बात करें चलें, जो कि मैं काफ़ी बार यूज़ करता था। जैसे पैथोलॉजी के टाइम पे मैं काफ़ी बार कंफ्यूज जाता है कि रेशियो किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। तो ये मैं काफ़ी बार यूज़ करता था एल्कोहलिक लिवर डिजीज को पहचानने के लिए। तो ये आता है गामा ग्लूटाराइड ट्रांसफरेज। तो ग्रामक ग्लूटाराइड ट्रांसफरेज की बात करके चलें तो उसका सबसे बड़ा मेन सिग्निफिकेंस रहता है कि ये अल्कोहलिक एब्यूज में बढ़ जाता है। और वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है कि क्या है, मतलब मेन तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में ये मान रहे हैं। तो स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिकली इंक्रीज इन एल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब मान लीजिए आप पैथोलॉजी का वो चार्ट आते हैं जिसमें पहचानना होता है, तो आप सिंपल सी बात है रेशो करते हैं तो बैठेंगे नहीं कि एल डी एस टी का रेशो आगे को सीधे पता लग जाती है। लेकिन फिर भी काफ़ी बार आसपास इतनी वैल्यू रहती है, कन्फ्यूज जाते हैं कि कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। तो मैं बढ़िया फंडा रहता था, मैं जब मैं इसको क्वेश्चन कर रहा था मैं गामा ग्लूटाराइड की वैल्यू देखता था
और उसमें सीधा से चलता है कि मेरे यदि डबल डिजिट में वैल्यू आ रही है कि इसकी भी वैल्यू डबल डिजिट में आती है, ट्रिपल या 4 डिजिट में वैल्यू आ रही है, ट्रिपल डिजिट में आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ट्रिपल डिजिट में दिख रही है तो मैं सीधे इसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज कर देता था। तो फिर उसके केस में और कोई ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है। और चीज़ों को बताती हूँ, गर्मागुटरिया लेवल की वैल्यू अल्कोहलिक लिवर डिजीज में ही बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अल्कोहलिक डिजीज होती है उसी में इसको का नाम बढ़ता है इस तरीके से। तो इसकी मैं नॉर्मल वैल्यू बताऊँ तो नॉर्मल रहती है 10 से 30 के बीच में। मेन इसका इंक्रीज चीज में था एल्कोहलिक लिवर डिजीज में। तो इस तरीके से जो लिवर मार्कर है वो समाप्त हुए हमारे। अब हम छोटे छोटे डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो पैनक्रियाटिक मार्कर की बात करूँ मैं। पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक डिजीज के बारे में बात करके चलें। पैनक्रियाटिक डिजीज में तो पैनक्रियाटिक डिजीज में तो एंजाइम रिलीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली राइज होती है। नॉर्मल रहती है इसकी एमाइलेज की, नॉर्मल वो रहती है 50 से लेकर 120 के बीच में। लेकिन इनकी अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बात करें चलें, ये वैल्यू बढ़ जाती है एक तरीके से 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। टाइम्स से मान लीजिए 1000 वैल्यू नहीं, टाइम्स बढ़ जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये इससे एमाइलेज की वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा बढ़ी आ रही है तो इसलिए बहुत आसान होता है पहचानना कि उसमें पैंक्रियाटिक पैथोलॉजी है। एमाइलेज बात करके चलें, सिंपल सी बात है, पैनक्रियास के दौरान में निकाला जाता है तो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकाल सकता है। तो कॉन्ट्रास्ट हो सकता है कि तरीके से सलाइवरी ग्लैंड वाली पैथोलॉजी है कि पैनक्रियास वाली पैथोलॉजी है। हालांकि सिंपल सी बात है, सिम्टम वगैरह देख के बहुत आसान हो जाता है पता लगाना कि सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास में तो बहुत अंतर आ गया जमीन आसमान का। तो इसलिए आप, लेकिन हम सिंपल सी बात है एक बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर हैं, इसलिए हम उसको क्लिनिकल सिम्टम को नोटिस में नहीं डालेंगे, हम मेन डालेंगे। हम सिंपल सी बात है जो हमें वैल्यू दिख रही होंगी, इसलिए उसके हिसाब से ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर हो जाता है। क्योंकि ये किसमें एक तरीके से जो सलाइवरी ग्लैंड के इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एमाइलेज में मैंने बताया था कि भले ही ये आइसो एंजाइम हो, अलग अलग एंजाइम हो, किसी एक दूसरे से कुछ मतलब नहीं हो, लेकिन इनकी एक्टिविटी सेम रहती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लगभग सेम रहता है। तो इसलिए इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह की मदद से इनको पहचाना जाता है, या इलेक्ट्रोफोरेसिस या टेम्परेचर स्टेबिलिटी वगैरह या और फैक्टर रहते हैं उनकी, इससे इसको पहचाना जाता है। तो इसलिए इनको हम नॉन स्पेसिफिक केस में डाल देंगे। मेन फिर आता है लाइपेज। लाइपेज होता है वो स्पेसिफिक रहता है, मोर स्पेसिफिक, क्योंकि सिंपल सी बात है ये रिलीज करते हैं केवल पैंक्रियास। इसलिए अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के कारण सबसे स्पेसिफिक मार्कर कौन सा रहेगा हमारा लाइपेज। लेकिन यूज कौन सा किया जाता है, कॉमन वो किया जाता है इस तरीके से हमारा एमआईएल हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम ड्रास्टिक। इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती तो इसलिए हमें पता नहीं लग पाता। इसकी वैल्यू छोटे कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा बहुत तेजी से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। बोन्स की डिजीज के लिए हमने बात करी थी, तो क्या पता लगी थी एल्गेनाइड फॉस्फेटेट का पता लगाई थी। अब आती है हमारी एक और पैथोलॉजी आती है हमारे प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट डिजीज बात करूँ मैं, प्रोस्टेट कैंसर ही जरूरी थी ना। प्रोस्टेट की पैथोलॉजी में बात करके चलूँ तो उसमें मार्कर आता है काफ़ी बार, वो आता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये तो आप घोड़ घोड़ के भी आइए, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा पूछा गया है मार्कर। ये मैं काफ़ी बार बोर कर देता था ये पैथोलॉजी में, हर बार पूछा जाएगा चाहे आप कोई से भी ईयर में हो। इस फर्स्ट ईयर में तो इतना नहीं पूछा जाता, आगे की सिंपल से आ जाए, सेकेंड ईयर में आ जाए, थर्ड ईयर में आ जाए, फोर्थ ईयर में आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है, काफ़ी बार रेगुलर टेस्टिंग की जाती है इसकी। जब भी आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए नहीं, तो ये जब भी आप बूढ़े हो जाएंगे तो इसकी रेगुलर टेस्टिंग की जाती है, पता लगाया जाता है इसकी वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है। उससे आपको पता लग जाता है कौन सी पैथोलॉजी आपको हो सकती है, कौन सी पैथोलॉजी आपको नहीं हो सकती। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है हमारी, वो रहती है इस तरीके से 1 से लेकर 5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में। और सिंपल सी बात है, इनकी बात करें जो बिनाइल पोस्टेड हाइपोट्रोफी बहुत ही कॉमन बीमारी है। मतलब मैंने कम से कम ओपीडी में आज तक 4 या 5 पेशेंट तो देख लिए होंगे, लेकिन मैंने अब देख लिया। मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक 4th ईयर का हूँ,
जब मैं 4-5 पेशेंट देख रखे हैं तो लगा लीजिए नॉर्मल लेवल में कितने पेशेंट होंगे होंगे जो बूढ़े लोग होंगे। एक आध तो मेरा दोस्त ही था जो मतलब बूढ़ा नहीं था, लेकिन ये जरूरी नहीं है मतलब आप बात करिए चले कोई चीज़ नॉर्मली बूढ़े लोगों में पाई जा रही है तो कोई बूढ़े लोगों में पाई जाए तो बताइए आप हार्ट अटैक भी देखिए बच्चों में होने लग गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें रहती हैं। तो बिनाल पोस्टेड हाइपोट्रोफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपैथी वाइज में मार्कर चलता है तो 5 जगह इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन थी 5 पे 10 से 5 के 5 से 10 के बीच में। और एक कैंसर एसोसिएशन की बात करूँ चलो कि कैंसर में वो पहुंच जाएगा 10 से ऊपर। ये ऐसी रेगुलर मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है, काफ़ी बार पूछा जाता है जिससे एक आदमी हमारे इस तरीके से सिंपल आरबीसी के लिए भी मार्किंग हो सकती है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन वगैरह के लिए आरबीसी के लिए मार्किंग भी रहती है। वो हमारे रहते हैं कोलिन स्टेरॉइड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कोलिन स्टेरॉइड? क्योंकि इसमें बात करके चलें कोलिन स्टेरॉइड की वैल्यू होती है वो रेटिकुलोसाइट में ज़्यादा रहती है। इसलिए हम रेटिकुलोसाइट ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि आरबीसी में कोलिन स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ रही है। यदि नॉर्मल उस पता से रेटिकुलोसाइट स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि इसके उपयोग और इतने ज़्यादा हैं कि हम इसके लिए तो उपयोगी नहीं होते हैं। मेन इसका उपयोग रहता है, हमने ध्यान रखा होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब होती है तो इसकी वैल्यू होती है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए इसका उपयोग होता है मेन तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए इसका उपयोग रहता है। और बात करें कुछ एंजाइम रहते हैं सेरुलोप्लाज्मिन रहता है, जैसे बात करेंगे वो बात करते हैं ज़्यादातर इन्फेक्शन डिजीज में बढ़ता है। लेकिन सेरुलोप्लाज्मिन का आज तो आगे पढ़ेंगे या फिर आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे वो आता है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में आप ध्यान रखना है एक तरीके से जो कॉपर का एक्यूमुलेशन आपको मिलेगा एक तरीके से लिवर पे। जब कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है जैसे कॉपर की टॉक्सिसिटी होती है तो इसकी वैल्यू होती है वो गिर जाती है। जैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू बात करके जो है नॉर्मल 25 से 50 के बीच में होती है, लेकिन इन विल्सन डिजीज में इसकी वैल्यू 20 से नीचे चली जाती है। तो ये इस तरीके से इसमें चेंज आते हैं। बाकी और 2-4 चेंज हो सकते हैं, वो इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें चले तो मैं कुछ एरिया की बात करूंगा। जैसे इसमें मैं 2-4 उपयोग की बात करें चलूँ तो इसमें आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस की क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? ये इंट्रावेस्कुलर क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिससे क्या होता है हम किसके ट्रीटमेंट यूज करते थे? ये तेरे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट यूज करते थे क्या यूज? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कोई यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल बात है, और कहाँ से आते हैं हमारे पास पेपेन आ जाते हैं। पेपेन ये होता है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। और क्या आता है हमारे तरीके से पेप्सिन, और वो पढ़ा था हमने कौन सा था वो पेप्सिन और ट्रिसिन किसमें भी जाते हैं डाइजेस्टिव
किसी का डाइजेशन खराब हो तो उसमें पेप्सिन और क्या देते हैं, ट्रिप्सिन देते हैं। नॉर्मल सिरप से में आ जाता है, या फिर जैसे आपने बोतल वगैरह देखी हो इसकी, वो दी जाती हैं। जैसे डिफेक्टिव डाइजेशन में इसको दिया जाता है, ये रहते हैं। और दो चार उपयोग मैं बताऊँ एक बात, तो और तो वो रहेंगे थे कि सिंपल सी बात है, एस्पार्जिनिन एक्यूट ल्यूकेमिया में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं दो चार केस स्टडी की बात करने चलूँ जो सिंपल सी बात है किसमें दे रखी होंगी आपके, जो से मैं लेक्चर का आधार मैं इस बार इस किताब के लिए बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, टेक्स्ट बुक ऑफ वासुदेवन जिसका नाम है वासुदेवन। तो हम सिंपल सी बात है वासुदेवन की मैं खोलता हूँ, उसको मैं निकालता हूँ कौन से क्वेश्चन थे वो। तो ये हमारे क्वेश्चन रहे। पहला क्वेश्चन है, ये पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट चेस्ट पेन ऑफ एन हाफ एन आवर ड्यूरेशन। चेस्ट पेन से समझिए किसी पैथोलॉजी हो सकती है काढ़े की। आगे हमको इसमें सिंपल ई एस टी एल टी में ध्यान रखना है। तो ई एस टी और ए एल टी बात करें चले, सिंपल बात है ई एस टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और ए एस टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, यानी कि कार्डियक पैथोलॉजी। ए एल टी का लेवल नहीं बढ़ता है, यानी हम पता लग सकते हैं सिर्फ कार्डियक पैथोलॉजी है। सीरम कोलेस्ट्रॉल में बढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात से पता लग जाती है हमें, इस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह वाली घटनाएं, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा उसने खाली चीज़ें दे दिया है, सी क्रेटिन फॉस्फेट काइनेज और एलडीएच का लेवल एलिवेटेड है। तो इसलिए यानी कि ये क्रेटिन वाला मार्कर है वो भी बढ़ा हुआ है और एलडीएच का मार्कर भी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं एक तरीके से कि इससे क्या होगी, एक तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। और इसके अलावा मेन मार्कर कौन सा था हमने पढ़ा था, मोस्ट स्पेशल क्या था, ट्रोपोनेंट का था। इसलिए ट्रोपोनेंट और हम टेस्टिंग में यूज करेंगे। जैसे ये तो सिंपल सी बात है नॉर्मल में बता दिया इसने, बाकी सिंपल सी बात है इसके आइसो एंजाइम की टेस्टिंग करेंगे तो क्रेटिन फॉस्फेट और एलडीएच की किस्में, सिंपल सी बात है तो सीधे एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ दिया है इसने, सिंपल सी बात स्पेसिफिक लेवल बढ़ा हुआ नहीं दिया, तो वो इसके कारण ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर हो जाते हैं, स्पेसिफिक मार्कर पहचाने के कार्डियक ट्रोपोनिन से। इसलिए हम सिंपल सी बात है तो हम कौन कौन से मार्कर यूज़ करेंगे, इसलिए कार्डियो ट्रोपोनिन और सस्टेन रहेगी, एक तरीके से कार्डियक पैथोलॉजी होगी इसमें। क्योंकि सिंपल सी बात है ए एस टी लेवर पैथोलॉजी होती है, ए एल टी और एस टी दोनों बढ़े हुए मिलते हैं। और उसके अलावा चेस्ट पेन से भी हम पता लगा रहे हैं एक तरीके से हमें कोई ना कोई कार्डियक पैथोलॉजी होगी। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की बात करते चले तो इसमें देखिए 40 ईयर ओबीस फीमेल प्रेजेंट विद इमरजेंसी सेंटर कंप्लेंट वॉशिंग नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन हर पेन लोकेटेड मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन राइट अपर क्वाड्रेंट। तो मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से पता लगा सकते हैं कि ये सिंपल बात है, इसमें कौन सा सस्पेक्ट पैथोलॉजी होगी, पेनक्रियास की। एपिगैस्ट्रिक रीजन में मेन पेनक्रियास ही मिलता है, पेनक्रियास मिलता है, स्टोमक मिलता है। स्टोमक सिंपल सी बात है आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में मिलेगा नहीं, इसलिए तो इसलिए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो जाए, राइट अपर क्वाड्रेंट में नहीं मिलता। तो इसलिए हम पता लगा सकते हैं इस तरीके से इसमें जहाँ तक है पेनक्रियास की पैथोलॉजी हुई है, लिवर के आसपास की पैथोलॉजी हुई है। हर ब्रेन परसेंटेज शार्पली नेचर पर प्रीवियसली बात इंटरमीडिएट एंड क्रैपिंग ओनली आफ्टर ईटिंग क्या कहते हैं ग्रेसी फूड और एग्जामिने सी टेम्परेचर इन अदरवाइज वाइटल शी सिग्निफिकेंट मिड एपिगेस्ट्रिक एंड अपर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन सेम टाइम सम ग्रेनियर प्रेजेंट एब्डोमेन अदरवाइज सॉफ्ट एंड नो डिस्टेंशन ऑफ बहुत सारे, यानी कि इससे पता लग रहा है कि हमको एब्डोमेन की पैथोलॉजी कोई भी नहीं है, यानी कि स्टोमक इंटेस्टाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे। हर एब्डोमेन इज अदरवाइज सॉफ्ट लिवर फंक्शन, यानी कि तरीके से हमें पता लग रहा है कि लिवर फंक्शन है एब्डोमेन, यानी लिवर की पैथोलॉजी है। टोटल ल्यूकोसाइड एंड सीरम एनालिसिस और एलिवेटेड, सीरम एनालिसिस एलिवेटेड से पता लग गया, सिंपल से पेनक्रियास है। वैसे सिंपल सी बात है आपको सलाइवरी ग्लैंड की पैथोलॉजी होती तो सिंपल सी बात है उसमें इतनी बड़ी ड्रामा तो पड़ती नहीं थी, मुँह का पेन आ जाता है मुंह में। सिंपल सी बात है कि पेरोटाइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है, वो मतलब फेशियल नर्व को कंप्रेस कर रही है, ये पैथोलॉजी रहती है पेरोटाइटिस में। तो वो चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि सीरम एनालिसिस सिंपल सी बात है किसकी बात कर रहा है, हमारे पेनक्रियास से रिलेटेड, तो इसलिए इसमें कहा गया पेनक्रियाटाइटिस है। और अल्ट्रासाउंड गोमेड न्यूमरस गोसन, यानी कि इस तरीके से जो लिवर फंक्शन है एब्डोमेन के आ रहा था हमारे, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी दर्शा रहा था सिंपल सी बात है लिवर की। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को भी हम सस्पेक्ट करेंगे। देखने में गोल ब्लैडर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, तरीके से गोल ब्लैडर स्टोन तो उसने दे दिया
और सिंपल सी बात के साथ आप पेनकेटाइटिस भी बात करेंगे, तो गॉलब्लैडर और पेनकेटाइटिस का बात रहेगी, ये रहेगी। और रोल क्या रहेगा हमारा इसका डायग्नोसिस में, तो इससे हम पता लग जाता है इसकी वैल्यू जब 1000 टाइम बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है किसमें, अक्यूट पेनकेटाइटिस में। तो इसलिए व्हाट इज रोल ऑफ एमआईएलएस इन डायग्नोसिस। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको अच्छा करेंगे आगे चल के, धीरे धीरे ध्यान से पढ़िए। अब अभी आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आगे चल के आपको फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें स्टे क्यूरियस।